मैम कर दीजिए स्टार्ट, ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलॉसिस। Yes, metabolic acidosis and alkalosis, that is acute and chronic alkalosis and acidosis. So today we will deal with acute and chronic respiratory acidosis and alkalosis. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें, बाइकार्बोनेट, पीएच एंड व्हाट आर द थ्री थिंग्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी? पीएच, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, यस, पीएच, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। तो बाइकार्बोनेट क्या काम करता है हमारा? बाइकार्बोनेट जो होता है दैट इज अदरवाइज नोन एज हाइड्रोजन कार्बोनेट. Bicarbonate is otherwise known as hydrogen carbonate, which is responsible for maintaining the pH balance or acid or base balance in the body, and bicarbonate which is working as एसिड बफर्स मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड्स एंड बेस का बैलेंस होता है कि कितना हमारे बॉडी में एसिड होना चाहिए, कौन से रीजन में कितना एसिड होना है, कौन से रीजन में कौन से सिस्टम में कितना बेस होना है, या टोटल बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर जितना प्लाज्मा फ्लूइड होता है, ईसीएफ होता है, आईसीएफ होता है, ब्लड होता है, उसका पीएच बैलेंस करने के लिए, एसिडिक एंड बेसिक बैलेंस क्रिएट करने के लिए बाइकार्बोनेट फंक्शंस एज अ बफर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो बाइकार्बोनेट इज अदरवाइज नोन एज हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्योंकि अभी आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या काम करता है. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज बाइकार्बोनेट आयन विच इज डिनोटेड एज HCO3, that is hydrogen carbonate. Hydrogen is having one atom and carbonate is having three atoms, that is that is bicarbonate ion or hydrogen carbonate. When hydrogen carbonate or bicarbonate ions combine with free hydrogen, that becomes carbonic acid. समझ आया कि बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स आर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं. तो व्हेन बाइकार्बोनेट आयंस गेट्स कंबाइंड विद फ्री हाइड्रोजन एटम, दे मेक्स कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3. तो विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच ऑफ द बॉडी. जो हमारा H2CO3 है वो हमारा जो होता है हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर पीएच को बैलेंस करता है. यानी कि बाइकार्बोनेट एक्टिंग एज अ बफर सोल्यूशन. और जब वो फ्री हाइड्रोजन आयन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, फ्री हाइड्रोजन आयन के साथ में कंबाइन करता है, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन विच फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3. H2CO3 is carbonic acid which helps in the maintenance of pH of the body. Then this carbonic acid or H2CO3 is a weaker form of bicarbonate. It is a weaker form of bicarbonate which is converted into carbon dioxide in presence of carbonic anhydrase. जब हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होता है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी केमिस्ट्री में दो चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो रिडक्शन यानी कि अभी जो कार्बोनिक एसिड है वो हमारा वीक है, जो H2CO3 है दैट इज अ वीकर टाइप ऑफ बाइकार्बोनेट इन द बॉडी. तो जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब वीकर फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट दैट इज H2CO3 दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, इसके साथ में रिएक्शन करता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो एग्जाम्पल के लिए समझो, यू हैव H2CO3 in the body which reacts with carbonic anhydrase. यानी कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा. तो ड्यूरिंग रिडक्शन रिएक्शन one molecule of oxygen get released and 2 molecules of carbon dioxide will release. There will be 1 molecule of oxygen will release and 2 molecules of carbon dioxide will release, which is more than oxygen. तो हमारी बॉडी में ज़्यादा क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. तो अभी क्या हो रहा है? अभी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिल रहा है बॉडी को और ऑक्सीजन बॉडी को कम मिल रहा है. तो
ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर, यानी कि जब बाइकार्बोनेट आयन HCO3 gets combines with free hydrogen ion of the body, it will be converted into carbonic acid. It will be converted into carbonic acid. But when this carbonic acid gets combined with carbonic anhydrase, there will be a reduction reaction, which causes release of one oxygen molecule and two carbon dioxide molecules, which is much more higher than normal carbon dioxide, which ultimately leads to respiratory एसिडोसिस। तो अब आपको समझ आया कि बाइकार्बोनेट का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है। बाइकार्बोनेट फंक्शंस एज द बफर सिस्टम फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द बॉडी, pH balance of the body or acid base balance of the body. तो acute and chronic respiratory acidosis, और first we will deal with acidosis. तो respiratory acidosis is a clinical disorder in which the pH is less than 7.35 and the PaCO2, that is partial pressure of oxygen carbon dioxide, is greater than 42 mmHg. Partial pressure is measured in mmHg. So acute respiratory acidosis is a clinical disorder in which the pH of the body is less than 7.35 and the partial pressure of carbon dioxide is greater than 42 milligram per greater than 42 mmHg. So it can be both acute or chronic. Acute means suddenly body is developing acidosis, and chronic when the body is not showing any type of symptoms but body itself getting habitual with acidosis, यानी कि जब हमारी बॉडी खुद ही अपने आप में ही बॉडी एसिडोसिस के लिए एडजस्ट करना शुरू कर देती है, दैट कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक। पेशेंट को किसी भी तरीके की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट कोई भी साइन एंड सिम्टम एग्जिबिट नहीं करते हैं, that disease condition is getting converted into chronic. So that is acute, and that can be acute and chronic. So respiratory acidosis is a clinical disorder in which the pH of the body is less than 7.35 and partial pressure of carbon dioxide is greater than 42 mmHg. So it can be both acute and chronic. So etiology is it occurs when the lungs cannot remove enough carbon dioxide produced by the body, so the excess carbon dioxide causes the pH of the blood and other bodily fluids to decrease. So pH of the blood and other body fluids will be decreased, making them too acidic. यानी कि जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन क्रिएट कर रही है, अब नॉट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है गैस एक्सचेंज का। हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, फूड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर हमारे कार्बन जो सेल्स हैं उनका सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उनका बाई प्रोडक्ट या उनका साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हमारी बॉडी के सेल्स इनसाइड सेल गैस एक्सचेंज होता है तो गैसेस जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो एंटर करती है सेल्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर रिलीज होती है। यही प्रोसेस हमारा लंग्स में एक्सचेंज होता है, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो कंबाइन हो जाएंगे कार्बोनिक एसिड के साथ में, वो कंबाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ में। तो जब बाइकार्बोनेट्स आयंस के साथ में कंबाइंड होते हैं, हाइड्रोजन आयंस के साथ में कंबाइन होते हैं, तो वो एक कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, दैट इज़ H2CO3। अब वो कार्बोनिक एसिड क्या करता है, जब वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ में केमिकल रिएक्शन करता है तब वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होकर उसके अंदर से एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ही ये रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, बॉडी अंदर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकती, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल नहीं कर रहे हैं या वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है,
इसकी वजह से ये ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट करती जाएगी. जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिवली एक्यूमुलेट होगी तो दैट विल लीड्स टू डिक्रीज्ड pH एंड इंक्रीज्ड acidicity of the body. Decreased pH and increased acidicity of the body. तो नॉर्मल pH कितना होता है हमारी बॉडी का 7.35 टू 7.45. तो दिस इज नॉर्मल pH ऑफ द बॉडी. अगर pH लेवल 7.35 से कम है तो दैट कंडीशन इज नोन एज एसिडिक, एंड अगर pH 7.45 से ज़्यादा है तो दैट कंडीशन इज नोन एज एल्कलाइन. तो ईटियोलॉजी इज डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इफ़ पेशेंट इज़ नॉट रेस्पिरेटिंग प्रॉपरली, वो इनहेल कम कर रहे हैं, इनहेल ज़्यादा हो रहा है, एक्सहेल कम हो रहा है, तो दैट इज़ डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन. अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, COPD का पेशेंट है, निमोनिया, स्लीप एपनिया मीन्स डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग स्लीप और सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग स्लीप. तो ईटियोलॉजी इज डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, अस्थमा, COPD, निमोनिया, स्लीप एपनिया, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी. अगर किसी ने फॉरेन बॉडी एस्पिरेट कर लिया है तो दैट विल लीड्स टू हीमोथोरैक्स, नीमोथोरैक्स. दैट विल लीड्स टू हीमोथोरैक्स एंड नीमोथोरैक्स. और अगर लंग कैविटी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड होगा या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एयर होगा तो ऑलरेडी पेशेंट को जो एक्सपेंशन है, जो चेस्ट एक्सपेंशन है, उसके लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगा. तो एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, then lung collapse, that is known as atelectasis, then hemothorax, then pneumothorax, overdose of sedatives. अगर किसी भी पेशेंट को हम sedatives का एक्सेसिव डोज दे देते हैं, या फिर पेशेंट डिप्रेसिव है, एंजाइटी है, और वो किसी भी तरीके से sedatives लेकर सो गए हैं, या किसी को भी ड्रग अब्यूज़ हुआ है ड्यू टू sedatives, तो इट विल लीड्स टू डिक्रीज्ड और लो respiration. Then alteration in ventilation. Alteration in ventilation is due to any kind of disease condition, या पेशेंट वेंटिलेटर पर है, या पेशेंट के लंग्स में प्रॉब्लम है, या फिर खुद से ही पेशेंट इनहेल कम कर रहे हैं, इनहेल ज़्यादा हो रहा है, एक्सहेल कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर किसी पेशेंट को है तो. ईटियोलॉजी एक बार फिर से देख लेते हैं. डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, अस्थमा, COPD, निमोनिया, स्लीप एपनिया, acute pulmonary edema, aspiration of foreign body, atelectasis or lung collapse, pneumothorax, hemothorax, overdose of sedatives, and alterations in ventilation. Alterations in ventilations, then acute respiratory distress syndrome, that is ARDS. Acute respiratory distress syndrome or इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी मसल्स. अब इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी मसल हीमोथोरैक्स की वजह से भी हो सकता है, मस्कुलर एट्रोफी की वजह से भी हो सकता है, या फिर मस्कुलर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पेशेंट को किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है. तो इफ़ देयर इज इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी मसल्स, पेशेंट विल बी हैविंग हाइपोवेंटिलेशन. पेशेंट विल बी हैविंग हाइपोवेंटिलेशन. जब हाइपोवेंटिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में ट्रैप होनी शुरू हो जाएगी, और व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड ट्रैप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, दैट कंडीशन विल लीड्स टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. देन एक्यूट एंड क्रॉनिक मैंने आपको बता दिया. एक्यूट जो आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है वो दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक. तो एक्यूट मीन्स sudden onset of any kind of disease condition is known as acute, and prolonged disease condition without any medication or without treating, that is converted into chronic. So these are 2 types of respiratory acidosis. Then next we'll deal with clinical manifestations. क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. आपको पता है कि पेशेंट को ऑलरेडी एक्सेसिव CO2 हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को टेकीकार्डिया होगा एंड टेकिपनिया होगा, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ट्रैप कर रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है. तो इसीलिए टू कॉम्पनसेट फॉर द ऑक्सीजन, पेशेंट विल बी हैविंग हाई ब्रीदिंग, पेशेंट विल बी हैविंग इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, तो दैट इज नोन एज टेकिपनिया. And to compensate for the oxygen in the body, heart will also start to pump blood very fast, so it will leads to increased heart rate, that is tachycardia. Then patient will be having hypertension, mental cloudiness मतलब
डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा पेशेंट का, कोग्निटिव फंक्शन डिसेबिलिटी हो जाएगा पेशेंट को, और लाइट हेडेडनेस होगा पेशेंट को। लाइट हेडेडनेस मतलब सर ऐसे लगता है सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो दैट इज मेंटल क्लाउडीनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द हेड। देन इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर वैसोडाइलेटेशन विच लीड्स टू इंक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन तीनों एक साथ फंक्शन करेंगे। तो हार्ट जब लंग्स फंक्शन करेंगे कंपनसेशन के लिए, तो इट विल लीड्स टू हाइपर वेंटिलेशन की वजह से पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। देन हार्ट क्या करेगा, हार्ट विल ऑल्सो स्टार्ट टू पंप द ब्लड वेरी फास्ट, जिसकी वजह से पेशेंट को टेकीकार्डिया होगा। और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की आर्टरीज हैं वो डायलेटेशन हो जाएगा, उनके अंदर वेसो डायलेटेशन हो जाएगा। अब वेसो डायलेटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट को ऐसा फील हो रहा है, ब्रेन तक ये मैसेज जा रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन के लेवल को कंपनसेट करने के लिए हार्ट ने कुछ भी करना है। इसीलिए आर्टरीज जो आर्टरीज हैं वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड पास ऑन होना शुरू हो जाएगा, तो इट विल लीड्स टू इंक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो। अब जब इंक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो होगा तो ब्रेन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के पास में अभी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड गेटिंग एक्यूमुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द अदर बॉडी पार्ट्स। तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा विच लीड्स टू हेडेक, क्लाउडीनेस, देन कन्फ्यूजन, डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन के पास में अभी एक्सेसिव काम हो गया है। फर्स्ट क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन का लेवल कम है तो कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर जैसे जैसे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगा वैसे वैसे पेशेंट को कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी, क्लाउडीनेस, ड्राउजीनेस, ये सब आने शुरू हो जाएंगे। फिर अभी ऑक्सीजन भी कम है बट ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है और ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो ब्लड को एक्स्ट्रा फ्लो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसकी वजह से प्रेशर ऑन द ब्रेन विल बी इंक्रीज। अब जब ये इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा तो इट विल लीड्स टू प्रेशर बिहाइंड द ईयर्स एंड बिहाइंड द आईज, ये भी होगा। तो इसके साथ साथ और भी बाकी सारे सिस्टम्स डिसेबल होने शुरू हो जाएंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, ड्यू टू एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर विल बी टेकीकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपरटेंशन, mental cloudiness, feeling of fullness in the head, then increased cardiovascular vasodilatation and increased blood flow, cerebral blood flow, then ventricular fibrillations, increased intracranial pressure, then papilledema. Papilledema means swelling of the optic nerve back of the eyes, यानी कि जहाँ हमारे eyes optic nerve के साथ में connect करती हैं there will be swelling, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है, तो जब ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो देयर विल बी स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर्स एंड स्वेलिंग बिहाइंड द आईज विच इज़ नोन एज पैपिलेडिमा। देन ड्यू टू पैपिलेडिमा देयर विल बी डायलेटेड कंजंक्टिवल ब्लड वेसल्स, जो हमारे कंजंक्टिवा को ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई होता है थ्रू ब्लड वेसल्स, दे विल बी डायलेटेड। अब ड्यू टू डायलेटेशन आईज में रेडनेस होनी शुरू हो जाएगी, तो रेडनेस इन द आई दे विल बी ड्यू टू पैपिलेडिमा देयर विल बी रेडनेस इन द आई, headache, swelling and pain, and there will be cyanosis. Cyanosis is bluish discoloration of the fingernails due to decreased oxygen. तो ये हमारे सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। साइन एंड सिम्टम्स में टेकीकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपरटेंशन, मेंटल क्लाउडीनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द हेड, इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर वेसोडाइलेटेशन, इंक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, increased intracranial pressure, papilledema, and due to papilledema there will be swelling of the there will be dilated conjunctival blood vessel, headache, redness in the eyes, swelling, pain and cyanosis. तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे जो सारे सिस्टम्स में हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये दोनों चीज़ें मुझे आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पेशेंट से क्या क्या पूछना है और किस तरीके से हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहली चीज़ आएगी हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन सिमिलरली ABG एनालिसिस,
चेस्ट एक्सरे, ड्रग स्क्रीनिंग एंड ECG। तो अब ABG एनालिसिस में आप क्या चेक करोगे? पेशेंट का pH लेवल will be below 7.35, then partial pressure is more than 42 mmHg, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड, चेस्ट एक्सरे करना है फॉर डिटरमाइनिंग एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ कि पेशेंट को COPD तो नहीं है ऑलरेडी, या अस्थमा तो नहीं है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है, लंग कोलैप्स तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप चेस्ट एक्सरे करवाओगे पेशेंट का। देन ड्रग स्क्रीनिंग क्यों करना है? मैंने आपको एक रीज़न बताया था। ड्रग स्क्रीनिंग ईटियोलॉजी में मैंने आपको एक कॉज बताया है जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और उसी वजह से हम ड्रग स्क्रीनिंग करते हैं। वो क्या चीज़ थी? एनीबडी? किसी को नहीं पता? अभी तो मैंने ईटियोलॉजी ख़त्म किया है और 2-2 बार पढ़ाती हूँ, मैं 2-2 बार रिपीट करती हूँ। हेलो, सारे बच्चे सो गए क्या? कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। यस मैम, नो मैम, पता नहीं मैम। यस मैम। ओके मैंने यस मैम बोलने के लिए कहा तो यस मैम बोल दिया, आंसर किसी ने नहीं दिया। ओके, तो पेशेंट को जब मैं ईटियोलॉजी पढ़ा रही थी तो उसमें एक रीज़न था ओवरडोज ऑफ सेडेटिव्स। इसकी वजह से हम पेशेंट का ड्रग स्क्रीनिंग करेंगे कि किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके का ड्रग तो नहीं दिया गया है। फाइन? ओके मैम। ओके, देन ECG, बिकॉज पेशेंट को टेकिकार्डिया हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल हो रहा है, तो इसीलिए हम पेशेंट को ECG करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ABG एनालिसिस करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ड्रग स्क्रीनिंग करेंगे एंड ECG मॉनिटरिंग करेंगे। देन कम्स टू द मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहला, अगर कोई पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, टू हेल्प डिक्रीज डाउन द ब्रोंकियल स्पाज्म। अगर पेशेंट को ब्रोंकियल स्पाज्म हो रहा है ड्यू टू निमोथोरैक्स, ड्यू टू हीमोथोरैक्स, ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर मसल पेशेंट के रेस्पिरेटरी मसल्स इम्पेयर्ड हैं, अगर इन सब की वजह से पेशेंट को मसल स्पाज्म हो रहा है तो उसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। तो 3 चीज़ें हम करते हैं पेशेंट का। ब्रोंकोडायलेटर्स प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स और एंटीकोयागुलेंट्स। इधर थ्रोम्बोलाइटिक्स, कोई थ्रोम्बस फॉर्म ना हो, या फिर एंटीकोयागुलेंट्स। किसी भी तरीके का ब्लड के अंदर पूलिंग हो रहा है तो ब्लड पूलिंग की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, विच कैन एडहेयर द ब्लड सप्लाई। जितनी ब्लड सप्लाई हो रही है उसको भी स्टॉप कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्रेन डेड हो सकता है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू कोमा। तो इसीलिए या तो हम थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे या एंटीकोयागुलेंट्स देंगे। तो पेशेंट को 3 टाइप का मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीबायोटिक्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट का पोजीशनिंग में सेमी फाउलर्स पोजीशनिंग करेंगे। देन पल्मोनरी हाइजीन हैज़ टू बी मेंटेन। पल्मोनरी हाइजीन का मतलब है अगर किसी भी तरीके का पेशेंट को म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्टिव कफ हो रहा है पेशेंट को, या किसी भी तरीके का कोई भी म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है तो दैट हैज़ टू बी सक्शन आउट, उसको सक्शन करना है। देन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, वी हैव टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू द पेशेंट 2 to 3 लीटर्स पर डे। तो ये होगा पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम एक तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं, फिर दूसरा नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में 3 चीज़ें, ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीबायोटिक्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है 2 to 3 लीटर्स पर डे।
देन पल्मोनरी हाइजीन हैज़ टू बी मेंटेन्ड. पल्मोनरी हाइजीन में अगर पेशेंट को प्यूरुलेंट टाइप ऑफ पस बन रहा है या पेशेंट को किसी भी तरीके का म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, इसके लिए वी हैव टू परफॉर्म सक्शन. देन पोजिशनिंग के लिए पोजिशनिंग हैज़ टू बी मेंटेन एंड सेमी फाउलर्स पोजिशन देना है. वेंटिलेशन प्रॉपर रखना है. अगर पेशेंट रूम में है, अगर पेशेंट ओपन रूम में है तो विंडोज डोर्स हैज़ टू बी ओपन, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए. और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो वेंटिलेटर के पावर्स एंड वेंटिलेटर का जो मोड है उसको करेक्ट टाइम टू टाइम चेक करते रहना है. फाइन. तो ये हमारा होगा नर्सिंग मैनेजमेंट. उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. अभी तक हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अब आएगा हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. तो बिफोर मूविंग अहेड एक बार हम फिर से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देख लेते हैं. तो इट इज़ अ clinical disorder in which there will be decreased pH below 7.35 and partial pressure of carbon dioxide will be more than 42 mmHg. अब etiology क्या है? Decreased respiration, asthma, COPD, pneumonia, sleep apnea, acute pulmonary edema, aspiration of foreign body, atelectasis that is known as lung collapse, pneumothorax, hemothorax, overdose of sedatives, alterations in ventilation, acute respiratory distress syndrome that is ARDS and impaired respiratory muscles. तो ये सारे हमारी etiology है. देन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आएगा आपका दो टाइप का, acute respiratory acidosis and chronic respiratory acidosis. Then उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या है? ड्यू टू एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर विल बी टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपरवेंटिलेशन, मेंटल क्लाउडीनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द हेड, इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर वेसोडाइलेटेशन एंड इंक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे पेशेंट को. देन देयर विल बी इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पैपिलोडीमा, एंड ड्यू टू पैपिलोडीमा देयर विल बी डायलेटेड कंजंक्टिवल ब्लड वेसल्स, headache, redness in the eyes, swelling, pain and cyanosis. देन हम डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस करते हैं. तो डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस में आएगा आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एबीजी एनालिसिस, चेस्ट एक्सरे, ड्रग स्क्रीनिंग एंड ईसीजी मॉनिटरिंग. देन मैनेजमेंट में दो टाइप का मैनेजमेंट होता है हमेशा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे. एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना है पेशेंट को 2 to 3 लीटर्स पर डे. पल्मोनरी हाइजीन हैज़ टू बी मेंटेन. कोई भी किसी भी तरीके का प्रूलेंट सब्सटेंस बन रहा है या म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको सक्शन करके बाहर निकालना है. देन पोजीशनिंग करना है पेशेंट का, पोजीशनिंग फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, सेमी फाउलर्स पोजीशन देना है एंड क्रॉस वेंटिलेशन को प्रमोट करना है. तो ये हो गया हमारा एसिडोसिस. नेक्स्ट चलते हैं हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पे. तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच द आर्टीरियल pH is greater than 7.45 and partial pressure of carbon dioxide is less than 38 mmHg. तो आपको समझ आ गया हमारी बॉडी का नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए? बिटवीन 38 to 45 mmHg. ये नॉर्मल होता है. 38 to 45 mmHg नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. तो एसिडोसिस में क्या हो रहा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा था और पीएच लेवल डिक्रीज हो रहा था. अब एल्कलोसिस में क्या हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड पीएच विल इज ग्रेटर देन 7.45. तो इसकी इटियोलॉजी क्या क्या होगी? फर्स्ट इज एंजाइटी, देन हाइपरवेंटिलेशन. हाइपरवेंटिलेशन की वजह से विच कॉजेज एक्सेसिव ब्लोइंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स. अब एसिडोसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द लंग्स. एंड एल्कलोसिस में क्या हो रहा है कि जितना नॉर्मल लंग्स के अंदर होना चाहिए फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज वो नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अंदर से बाहर आ रहा है, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है. हाइपर वेंटिलेशन की वजह से ऑक्सीजन इनहेल ज़्यादा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल ज़्यादा कर रहे हैं. तो इसकी वजह से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इनसफिशिएंट होगा इन लंग्स. उसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी. तो अब ये हाइपर वेंटिलेशन किस वजह से हो रहा है? इफ़ अ पेशेंट इज़ ऑन वेंटिलेटर, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तब. अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी है, एंजाइटी की वजह से एक्सेसिव
पेशेंट रेस्पिरेट करता है, जब रेस्पिरेट करता है तो वो जैसे पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है, एंड उसके बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। सेम एंजाइटी में रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन is a process in which there is excessive blowing off of carbon dioxide from the lungs which causes decreased formation of carbonic acid, which causes decreased formation of carbonic acid. And what is carbonic acid working? Carbonic acid works as, or carbonic acid helps in the maintenance of pH of the body. फाइन। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3। जब हमारा बाइकार्बोनेट फ्री हाइड्रोजन एटम के साथ में मिलता है, वो कंबाइन होता है, दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड और H2CO3 विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी। तो अभी समझ आया क्या हो रहा है कि जब तक बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, दैट विल नॉट गेट कंबाइंड विद hydrogen and causes decreased formation of carbonic acid which helps in maintaining the normal pH of the body. Fine. तो आपके causes क्या है? Anxiety, hyperventilation, hypoxemia. Hypoxemia means decreased oxygen in the blood, and if already there is decreased oxygen in the blood, that will not get combined with the carbon dioxide and it will leads to decreased absorption of carbon dioxide, decreased exchange of gases in the lungs. Fine. Then aspirin toxicity, then gram negative bacteremia यानी infection, any type of blood infection, तो gram negative bacteremia. Then chronic hypoventilation, decreased serum bicarbonate level. So if there is decreased serum bicarbonate level यानी कि HCO3, अगर HCO3 नहीं होगा तो that will not get combined with H plus ion. जब वो H plus ion के साथ combine नहीं होगा तो H2CO3 नहीं बनेगा, that is carbonic acid. And if there is not carbonic acid, there will be increased base in the body और increased alkaline nature in the body, यानी कि body का जो pH level है वो बढ़ जाएगा. तो causes are anxiety, hyperventilation, hypoxemia, aspirin toxicity, gram negative bacteremia, chronic hypoventilation, decreased serum bicarbonate level, asthma, pregnancy, pulmonary embolism. Asthma, pregnancy and pulmonary embolism. लास्ट में मैं आपको पढ़ा रही थी ना कि एंटीकोयागुलेंट्स क्यों देते हैं, क्योंकि अगर लंग्स के अंदर किसी भी तरीके का ब्लड पूलिंग हो रहा है, ब्लड पूलिंग की वजह से ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से अगर वो ब्रेन की तरफ ट्रैवल करते हैं तो इट विल रिड्यूस द blood flow to the brain which can leads to decreased blood supply to the brain which leads to coma. तो इसीलिए pulmonary embolism को reduce करना है through thrombolytics and anticoagulants. तो if there is any chances or if there are any predisposing factor of pulmonary embolism, तो that can be the cause. Then sign and symptoms में आता है light headedness due to vasoconstriction. पेशेंट के वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो देयर विल बी लाइट हेडेडनेस. देन डिक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो. अब एसिडोसिस में क्या हो रहा था? इंक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो हो रहा था, और एल्कलोसिस में क्या है? डिक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो. देन सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो बाकी और नर्वस सिस्टम के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जैसे कन्फ्यूजन आएगा, डेलीरियम आएगा, पेशेंट कन्फ्यूजन में होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, देन इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट फॉर द वर्क, जो भी काम कर रहे हैं वो उसके लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, इनसाइट विल बी लो, देन कोग्निटिव एबिलिटीज़ विल बी डैमेज, जजमेंट, परसेप्शन, ये सब धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाएंगे. तो इफ़ देयर इज डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, देयर विल बी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कन्फ्यूजन, डेलीरियम, अनकॉन्शियसनेस. तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं. देन नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन. टिनिटस इज रिंगिंग और बजिंग नॉइस इन वन और बोथ द ईयर्स, यानी कि दोनों ही कानों में या फिर एक
ईयर में ऐसे फील होता है कि कुछ कान के आसपास रिंगिंग हो रहा है, जैसे मच्छर कान के आसपास आके गुनगुनाने लगते हैं ना, वो बजिंग फीलिंग होती है, तो दैट इज नोन एज टिनिटस. देन नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास, डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, डिजीनेस एंड ब्लोटिंग. तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? लाइट हेडेडनेस, डिक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो, इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, numbness and tingling, tinnitus, loss of consciousness, tachycardia, ventricular dysrhythmias, discomfort in chest, dizziness and bloating. तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. देन नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एबीजी एनालिसिस, देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन. अब ब्लड इन्वेस्टिगेशन यहाँ भी हो रही है टॉक्सिसिटी. अब मैंने आपको ईटियोलॉजी में बताया है एक टॉक्सिसिटी होता है पेशेंट को. कौन सा टॉक्सिसिटी होता है वो? एस्पिरिन टॉक्सिसिटी. थैंक गॉड, नहीं तो अभी मैं उड़ा देती सब लोगों को. ओके, तो ड्यू टू एस्पिरिन टॉक्सिसिटी वी हैव टू परफॉर्म ब्लड इन्वेस्टिगेशन. तुम लोग जब क्लास के लिए वापस आओगे ना, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लासेस होंगी, तब सबको पूछूंगी मैं. ये सब जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, सबको पूछूंगी, क्योंकि आप 1 सेकेंड में भूल जाते हो. पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ा रही है मैडम, क्या नहीं पढ़ा रही है. 1 मिनट नहीं लगता गायब होने में. ओके, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या क्या करेंगे हम? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एबीजी एनालिसिस करेंगे. अब एबीजी एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं? सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, पीएच लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब एल्कलॉसिस है तो पीएच विल बी इंक्रीज्ड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिक्रीज्ड. देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे आपके पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सोडियम. तो ये सारे, इन सब का लेवल भी चेक करना है, क्योंकि दे कैन बी डिफर इन ईदर देयर वैल्यू कैन बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड इन एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस. तो हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक करने हैं. देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी. देन ईसीजी फॉर डिसरिथमियास, क्योंकि पेशेंट को वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास हो रहे हैं तो ईसीजी हैज़ टू बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली. अगर डिसरिथमियास हो रहे हैं तो जो वेव्स हैं आपकी PQRST, वो उनमें डिफरेंसेस आ जाएंगे. तो ड्यू टू वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास पेशेंट का ईसीजी इज इम्पॉर्टेंट. देन मैनेजमेंट. अगर पेशेंट को एल्कलॉसिस है तो मैनेजमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट्स देते हैं. उसके बाद हम फिजियोथेरेपी करते हैं पेशेंट की. फिजियोथेरेपी में क्या? ऑक्यूपेशनल एंड फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट से एक्सरसाइजेज नहीं कराते, बॉडीली एक्सरसाइजेज नहीं कराते, बट फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को चेस्ट फिजियो कराते हैं. उसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ O2. अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि O2 का अगर रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो इंसान सांस कैसे लेगा, वो तो वैसे ही मर जाएगा. बट इसके अंदर एक ट्विस्ट है. रेस्ट्रिक्शन ऑफ O2 का मतलब है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकता है. जब पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होता क्या है. तो अभी ऑक्सीजन को रेस्ट्रिक्ट करना है. हम कंप्लीटली ऑक्सीजन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट उसको कितना कम ले सकते हैं ये हमारे हाथ में होता है कंट्रोल करना. तो अभी एक्टिविटी क्या होती है पेशेंट्स के लिए? उनको बोला जाता है पर्स लिप ब्रीदिंग. यानी कि पर्स लिप ब्रीदिंग कैसे होता है? पेशेंट को बोला जाता है दोनों लिप्स को टाइटली बंद करो, दोनों लिप्स को टाइटली बंद करो. टाइटली बंद करके आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सहेल करना है, इनहेल नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ एक्सहेल करना है, इनहेल नहीं करना है. पेशेंट को बोलते हैं क्लोज योर लिप्स टाइटली एंड एक्सहेल डीपली. जब वो एक्सहेल कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे, उसके बाद में आपने क्या करना है? पेशेंट को बोलना है क्लोज 1 नोस्ट्रिल. पेशेंट का एक नोस्ट्रिल बंद कराना है मतलब पेशेंट से, और उनको बोलना है यू हैव टू ब्रीथ थ्रू ओनली 1 नोस्ट्रिल. यानी कि ऑल्टरनेटिवली, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से. तो इससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा अंदर जा रहा था वो अभी कम अंदर जाएगा, वो अभी
कम अंदर जाएगा, तो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियल। तो इसमें हम क्या कराते हैं पेशेंट को, पर्स स्लिप ब्रीदिंग और ब्रीदिंग ऑल्टरनेटिवली। फाइन। तो ये होगा आपका मैनेजमेंट में बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट्स देते हैं एंड रेस्ट्रिक्ट करते हैं ऑक्सीजन, एक्सेसिव ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ओनली पर्स स्लिप ब्रीदिंग कराते हैं, या फिर वी कैन से ब्रीथ ऑल्टरनेटिवली, एक बार राइट साइड के नोस्ट्रल से, एक बार लेफ्ट साइड नोस्ट्रल से। तो ये होता है आपका एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो भी था आपका वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें जो बाकी एक फीवर है आपका, क्योंकि फीवर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, वो मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगी। फिर अनकॉन्शियसनेस भी आपको ऑलरेडी प्रशांत सर ने पढ़ाया है, अनकॉन्शियसनेस। पेन भी आपको सर ने पढ़ाया है। तो मुझे बच्चों ने बोला था कि मैम पढ़ाया था लेकिन अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं उनको कवर करा दूंगी। फाइन। ओके। तो हाँ बोलो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीवर पेन पढ़ेंगे, तो पढ़ के आना प्लीज़ थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट करोगे ना तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग सोए नहीं हो, जगे हो। अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा आप लोग क्लास अटेंड करके भाग जाते हो अटेंडेंस लगवाने के लिए। चलो ओके। उजाला, यस मैम। अटेंडेंस भेज देना आप मुझे। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।